और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। मेरी आज की लिस्ट में जो पहली स्टोरी है, आपको याद दिला दे कि कल हाई वोल्टेज बिहार चुनाव के परिणाम आए थे, जिसमें कि एनडीए अलायंस को बढ़त मिली है और अब एनडीए सत्ता में है इस समय बिहार में। लेकिन इस समय जो बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इस स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। हमारी दूसरी खबर है, रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल राहत दे दी है। इसके डिटेल्स आपको बताएंगे। एक लंबी मैराथन हियरिंग चली थी, उसमें क्या कुछ हुआ, इन सारी बातों से आपको रूबरू कराएंगे। और हमारी तीसरी खबर है, किस तरह से अब आईएनबी मिनिस्ट्री यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर में अब जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और जितनी भी न्यूज वेबसाइट्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज के, वो अब सूचना और प्रसारण मंत्री के दायरे में आएंगे। इसके क्या मायने लगाए जाएं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। तो बात करते हैं अब बिहार की। बिहार में एनडीए सत्ता में तो आ गई है। 125 सीटों से एनडीए के अलायंस को बढ़त मिली है, जिसमें कि बीजेपी के पास 74 सीटें हैं और जेडीयू के पास 43। तो बड़ी स्टोरी यह है कि बीजेपी अब एक बड़ा भाई जेडीयू का बनकर बिहार में सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन क्योंकि एनडीए अलायंस ने चुनाव के शुरुआती दिनों में ही कह दिया था कि एनडीए का जो लीडर होगा अलायंस का, वो नीतीश कुमार होंगे, तो अब क्योंकि बीजेपी को ज्यादा बड़ी सीट्स आई हैं, ज्यादा भारी मात्रा में सीट्स आई हैं, तो एक मुश्किल सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। कल चुनाव के जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो शाम को अमित शाह ने उनको फोन किया, सुशील मोदी ने भी बात की। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, जिस तरह से उनकी पार्टी ने उनको खाली 1 सीट मिली है, लेकिन जिस तरह से उनका वोट परसेंटेज आप देखिए तो जेडीयू के सीट्स में जिस तरह से उन्होंने सेंध लगाई है, तो साफ साफ एक बीजेपी की रणनीति के तहत वो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को उन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत उनको फ्लोट किया था, ताकि जेडीयू कमजोर हो, नीतीश कुमार कमजोर हो। लेकिन अब जो कल जैसे कि जो वहां के बिहार के स्टेट चीफ है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जेपी नड्डा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो फिर कोई दूसरे का मुख्यमंत्री बनने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अब कुछ और आवाजें बीजेपी के अंदर से सुनाई पड़ रही हैं। सोर्सेस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी अपने अलग अलग ऑप्शंस को इस समय तलाश रहा है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई पब्लिकली आप अनाउंस कर देंगे कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन 6 महीने बाद उनके भविष्य की प्लानिंग का ऑप्शन खुला होना चाहिए, यानी कि उनके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए कि उनको केंद्र में आना है या फिर उनके लिए उनको किसी दूसरी तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, जैसे कि उन्हें किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाए या फिर 1 या 1.5 साल उनको सत्ता में रखकर और फिर जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हो तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस को तलाशा जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनके सुर तेज हो गए हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की ज्यादा सीट्स आई हैं। और ये सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था। लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था। तो अगर लोगों के मैंडेट का सम्मान करते हुए इस समय बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब आपको मिसाल के तौर पे बता दें कि जो केंद्र राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा है कि देखिए, अभी तो बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, लेकिन अब हम संगठन को और मजबूत करेंगे और हम ये आंकड़ा 150 तक लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो एक ऐसे लीडर है जो किसी नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक ऑप्शन ये भी फ्लोट किया कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो अपनी जगह वो किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये अश्विनी चौबे का कहना है और वो भी बिहार से हैं। अब आपको बता दें कि एक और बीजेपी का एक पोस्टर फ्लोट कर रहा है, जिसमें कि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, जो कि बिहार से हैं। और आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर है, जिसमें कि मोदी जी की तस्वीर है और बड़ी बड़ी तस्वीर रविशंकर प्रसाद की है, और जिसमें ये कहा गया है
कि मोदी जी से करे पुकार, रविशंकर जी को दे बिहार। यानी कि एक और स्वर जो गूंज रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि रविशंकर प्रसाद को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। रविशंकर प्रसाद वो मंत्री हैं जो बहुत दिनों तक अपने आप को पटना में उन्होंने कैंप किया हुआ था, सारी देखरेख कर रहे थे। उसी तरीके से संजय पासवान एक लीडर है जो समय समय पे ये बात कहते आए हैं। उन्होंने पार्टी में एक नहीं बल्कि कई मीटिंग्स में इस बात को कहा है कि नहीं, अब तो बीजेपी, अब समय आ गया है, क्योंकि मोदी जी की लहर इतनी मजबूत है पूरे देश में कि अब बिहार में भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इन सबको सारी चीजों को लेकर इस समय काफी गहमा गहमी चल रही है। कल चुनाव परिणाम के बाद अभी नीतीश कुमार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, सिवाय इसके कि कल केसी त्यागी ने करीब 11 बजे सुबह, कल जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकारा था। और शाम होते होते हमने देखा था कि बिहार की सड़कों पे जो जेडीयू के समर्थक हैं वो सारे सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे और वो सेलिब्रेट करने लगी अपनी विक्ट्री। तो अब इसके क्या मायने लगाए जाएं? थोड़ी सी मॉरल दुविधा है यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि आज जितनी भी पेपर की आप हेडलाइंस देखें तो आप उसमें ये दिखा है कि बीजेपी गिव्स बिहार टू नीतीश, यानी कि नीतीश के ऊपर दया खाकर बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी ने उनको अपने अलायंस का लीडर घोषित किया था, इसलिए भले ही आपको कम सीट मिले लेकिन अब हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन थोड़े दिन आप रहेंगे और फिर आपके लिए कौन सा दरवाजा बीजेपी खोलेगी। तो यानी कि नीतीश कुमार का जो भविष्य है, जो सुशासन बाबू, जो बिहार का बराक ओबामा जैसे जो फ्रेजेस उनके लिए यूज किए जाते थे, तो आज वो बहुत ही लचर और हेल्पलेस अवस्था में नजर आ रहे हैं। आज अगर वो महागठबंधन में भी जाने की सोचते हैं, जैसा चिराग पासवान ने कहा, तो वहां पे उनके भविष्य का क्या होगा। अगर वो बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर उनका क्या होगा। बीजेपी समय समय पर उनको नीचा दिखाती रहेगी, जैसे कि चिराग पासवान को उन्होंने एक प्यादा बनाया और चिराग पासवान ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई, उनके वोट काटे और फिर भी आज वो एनडीए में मौजूद है। तो कहने का मतलब यह है कि आज नीतीश कुमार के भविष्य का पता नहीं है, और अगर आज वो स्वीकारते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, तो उनकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है। एक इतने ऊंचे, एक इतने कद्दावर नेता जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे, आज क्या वो इतने मजबूर हो चुके हैं। और अगर वो एनडीए से बाहर निकलने की बात करते हैं तो फिर वो कहां जाएंगे। तो ये सारे बड़े सवाल इस समय नीतीश कुमार के सामने भी हैं, और उससे बड़े सवाल बीजेपी के सामने हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी जो छवि है उसको इस समय दागदार नहीं करना चाहती है। क्योंकि आपको याद दिला दें कि पिछले साल इसी समय महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए थे तो किस तरह से संजय राउत और बाकी जो शिवसेना के लीडर्स उन्होंने कहा था कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। तो आज बीजेपी अपनी वो साख को बचाएगी, वो ये नहीं चाहेगी कि अब उस पर दोबारा कोई लांछन लगे कि वो अपने जो पार्टनर्स हैं उनका भरोसा तोड़ती है। तो उस भरोसे को रखने के लिए भले ही थोड़े दिन उनको रखना पड़े, तो वो नीतीश कुमार को थोड़े दिन बीजेपी सहेगी या रखेगी अगर मैं कहूं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के लिए क्या विकल्प खुलते हैं, अभी ये एक बड़ा रहस्य है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। आइए बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की, जो कि काफी दिनों से जूझ रहे हैं। 4 नवंबर को उन्हें जेल हुई थी और तब से लेकर आज तक वो जूझ रहे थे कि उनको किसी तरह से अंतरिम बेल राहत दे दी जाए। पहले वो सेशंस कोर्ट गए, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बेल भी खारिज कर दी, और अब अचानक आज ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की लिस्टिंग थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बैनर्जी की जो बेंच थी, तो उन्होंने आज हाईकोर्ट की गलती बताई है और कहा है कि हाईकोर्ट का ये गलत फैसला था कि उनकी बेल प्ली को खारिज किया गया। इसलिए अर्नब गोस्वामी और जो उनके साथ जो 2 को अक्यूज थे उनको भी बेल दे दी गई है, ये कहते हुए कि जो पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके तहत उनको जेल किया गया है, अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है, उस इन्वेस्टिगेशन के साथ, उस जांच के साथ इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन उनको बेल मिलेगी जब पर्सनल बॉन्ड 50,000 का वो पे कर देंगे। तो अंतरिम बेल राहत आज एक अंतरिम राहत आज अर्नब गोस्वामी को जरूर मिल गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज अपने ऑब्जर्वेशंस में किन बातों को कहा है जब हियरिंग हो रही थी। बेल के लिए उन्होंने कहा कि दिस कोर्ट डजंट इंटरफियर टुडे, वी आर ट्रैवलिंग ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। Forget this man, Goswami. You may not like his ideology. Left to myself, I will not watch this channel. तो कहते हैं कि अगर आज इस कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो शीर्ष कोर्ट है, अगर आज उसने इस मामले में इंटरफियर नहीं किया तो इसका मतलब जो न्याय की जो पूरी यात्रा है वो कहीं ना कहीं
खत्म हो जाएगी। ऐसा कहने का मतलब था जस्टिस चंद्रचूड़ का। उन्होंने खुद कहा कि वो रिपब्लिक टीवी नहीं देखते, हम अर्नब गोस्वामी की आइडियोलॉजी के बारे में हम नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें बेल नहीं दी जाएगी तो आज वो न्यायिक प्रक्रिया है वो उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को पुलअप किया और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई एक तरीके से और कहा कि आप किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट क्यों करते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक लड़की ने जब कोरोना के बारे में ट्वीट किया तो उसके पीछे पुलिस आ गई और उसको अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हैं। द स्टेट कैन नॉट टारगेट द इंडिविजुअल्स एंड द पर्सनल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी की जो स्वतंत्रता है, जो निजी स्वतंत्रता के ऊपर अगर हनन है तो कोर्ट्स को तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा। और साथ में ये भी कहा कि अगर सरकारें उसको नहीं करेंगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको करने के लिए बैठा हुआ है। हरीश साल्वे ने इसको बार बार इस बात को कहा कि कोई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये केस नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्टरी रिलेशनशिप थी जिसमें कि पेमेंट नहीं हुआ था और हम इसको एक ट्रांजैक्टरी, एक जो कमर्शियल डिस्प्यूट था उसको हम एक अबेटमेंट का केस कैसे बना सकते हैं, जिस चीज को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है अपने ऑब्जर्वेशन में, और यही आधार बनाया है अंतरिम बेल को देने के लिए। उन्होंने कहा है कि एक जो कमर्शियल डिस्प्यूट है वो अबेटमेंट का केस कैसे बन सकता है और आप किसी भी एक नागरिक को उसकी बेल कैसे डिनाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे अमित देसाई, उन्होंने कहा कि देखिए ऑल्टरनेट रेमेडीज अभी मौजूद है। सेशंस कोर्ट कल जो सेशंस कोर्ट का जो फैसला है बेल पर वो कल आना था, तो ये हियरिंग में ये बात हुई कि हायरार्की कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी ने तोड़ने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल ने भी अपने इस हियरिंग में कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, कल ही वो फैसला आना था। तो अर्नब गोस्वामी क्या ये मान के बैठ चुके थे कि वो फैसला उनके खिलाफ होगा? तो ये सब सारी चीजें सामने आई थी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके की बहस में कपिल सिब्बल ने केरला के जो जर्नलिस्ट थे सिद्दीकी कप्पन, उनका एग्जाम्पल लिया कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं करता है। उन्होंने डायरेक्टली इस बात को कहा और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल ने खुद अपना एग्जाम्पल दिया कि आर्टिकल 32 के तहत हम सिद्दीकी कप्पन का केस बेल का मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला लोअर कोर्ट को जाना चाहिए। तो अगर हम हायरार्की की कोर्ट्स की बात करते हैं तो आज देखा गया है कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल एटीट्यूड नजर आता है। आज सवाल यही उठता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मामले आज पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके केसेस की कोर्ट में लिस्टिंग नहीं होती है, लेकिन अगर वो अर्नब गोस्वामी का केस होता है तो उनकी लिस्टिंग तुरंत हो जाती है। उसका क्या कारण है? इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। दूसरा कारण यह है कि आप जर्नलिस्ट कितना रसूख वाला है उस पर निर्भर करता है कि आप कोर्ट में उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऐसे ही लगता है कोर्ट्स की इंपार्शियलिटी को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए गए हैं, जजमेंट्स को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन यहां पे मेरा मकसद किसी जस्टिस चंद्रचूड़ या इंदिरा बनर्जी के जजमेंट को या उनके ऑर्डर पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक ओपिनियन यहां पर प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हूं कि अगर अर्नब गोस्वामी है, अगर अर्नब गोस्वामी के साथ अगर आज कोई एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता, एक आम नागरिक अगर होता, तो क्या आज उसके केस की लिस्टिंग होती? और जैसे सिद्दीकी कप्पन का जो एग्जाम्पल कपिल सिब्बल ने दिया है कि अगर उनकी बेल का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जब गया था अंडर आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला था कि आप लोअर कोर्ट जाइए। तो अगर सिद्दीकी कप्पन की बेल को लोअर कोर्ट में जाने के लिए कहा गया था, ये पूरा मैटर 4 हफ्ते बाद ये पोस्टेड है, तो अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट इतना सक्रिय क्यों हो गया है? इसलिए क्योंकि शायद अर्नब गोस्वामी सरकार से बहुत करीबी माने जाते हैं। लोग इसकी अटकलें लगाएंगे, लोग इसके बारे में बात जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक नहीं बल्कि कितने सारे मंत्रियों ने ट्वीट करके ये लिखा था कि नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, ये इमरजेंसी जैसा वो जो डार्क एज है वो आ गई है और किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, प्रेस फ्रीडम पे एक हमला है। स्मृति ईरानी ने लिखा, अमित शाह ने लिखा, कितने सारे मंत्रियों ने एक साथ लिखा। तो ये समर्थन नहीं है तो क्या है? कहीं ना कहीं अर्नब को पूरी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसका सपोर्ट है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का सपोर्ट है, तो इसीलिए वो स्टूडियो में बैठकर आज उद्धव ठाकरे को ललकारते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि कोई भी राज्य सरकार किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल प्राइम है, इट्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। लेकिन अर्नब के मामले में ही कोर्ट ऐसा संज्ञान क्यों लेता है?
अगर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जाता है तो उसका या तो मामला निलंबित कर दिया जाता है, उसको पेंडिंग कर दिया जाता है, या फिर उसे बेल मिलती ही नहीं है। तो आज ये सारे सवाल आपके सामने खड़े हैं और इस पूरी हियरिंग में तमाम दलीलें भी दी गई थी कि किस तरह से और इसके अलावा ये भी बता दूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी साथ में उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए कहा है कि टीवी पे जो दिखाया जाता है उसे इग्नोर कर देना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी राज्य सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ हमेशा से बोलते आए, तो उन्होंने ये लिखा है कि आई माई सेल्फ डोंट वॉच रिपब्लिक टीवी बट लेट मी टेल यू that the government should ignore the taunts on TV as our democracy is extraordinarily resilient। यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है कि पत्रकार चाहे जो भी कहें तो राज्य सरकारों को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक तरीके की जस्टिस चंद्रचूड़ ने नसीहत दी है उद्धव ठाकरे को, लेकिन कोर्ट से ये नसीहत तो मिली है, लेकिन जब स्टूडियो में बैठकर चीजें प्ले आउट होती हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक ओपिनियन फॉर्म किया जाता है, ट्रोल आर्मी आपके पीछे लग जाती है, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, तो इंसान क्या करे। लेकिन अर्नब गोस्वामी का केस है, इसलिए कोर्ट में उनकी हियरिंग भी जल्दी होती है, उन्हें बेल भी मिलती है, उनकी सारी दलीलों को समर्थन मिलता है और राज्य सरकार यानी कि विपक्ष की सरकार है महाराष्ट्र में, तो उसको नसीहत दी जाती है कि आपको इग्नोर करना चाहिए कि अगर टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर अगर कोई एंकर या रिपोर्टर आपके खिलाफ बोलता है तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या वाकई में लोगों को क्या आज अर्नब गोस्वामी को हो सकता है न्याय मिल जाए? क्योंकि न्याय का जो आधार जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि कमर्शियल डिस्प्यूट थी, वो अबेटमेंट केस नहीं है। हालांकि अमित देसाई जो राज्य सरकार के जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो पूरा मामला जिसमें कि ए समरी दी गई थी, हालांकि कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ए समरी रिपोर्ट को। तो और साथ में ये भी अर्नब से कहा है कि आप इस इन्वेस्टिगेशन में, इस जांच में आप बिल्कुल उसको कोऑपरेट करें। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो पूरा मामला था वो आकर कहीं ना कहीं अटक गया कि जो हाईकोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन में क्या चीजें आती हैं, हाईकोर्ट्स किस तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा रही हैं। और दूसरी ये चीज कि जो नसीहत दी है उन्होंने उद्धव ठाकरे को कि टीवी पे कोई कुछ भी बोले लेकिन राज्य सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा ये कि ये कमर्शियल डिस्प्यूट अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला कैसे बन सकता है, तो ये आधार बनाया गया है अर्नब को बेल देने का। अब अर्नब गोस्वामी का इसके बाद क्या रिएक्शन होगा? क्या वो वापस आज अपनी स्टूडियो में जाएंगे और वहां स्टूडियो में बैठ के ललकारेंगे, या आज समय वो अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे और फिर कल से फिर से चिल्लाना वो शुरू करेंगे स्टूडियो में, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें केंद्र सरकार का समर्थन है, शीर्ष कोर्ट का उन्हें समर्थन है, क्योंकि उनको शीर्ष कोर्ट से उनको बेल मिल गई है। लेकिन ये सारी बातें तब हुई हैं जबकि कल की सेशंस कोर्ट को उनके बेल पर फैसला सुनाना था। तो आज सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो कहीं ना कोई एजेंडा जरूर नजर आता है, चाहे वो कोर्ट्स का हो, चाहे अर्नब गोस्वामी का हो, चाहे फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का हो। सब एजेंडा के तहत ही काम कर रहे हैं, चाहे वो आज पत्रकारिता हो, चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे वो केंद्र मंत्रालय की पूरी प्रक्रिया हो, सब एजेंडा ड्रिवन है। तो क्या अगर आज एजेंडा नहीं है तो आप फ्रीडम के साथ एक स्वतंत्र तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं? शायद नहीं। और पत्रकारों के लिए तो खासकर बहुत ही मुश्किल है। अर्नब गोस्वामी इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है। आप वो अच्छे से वो सरकार को, केंद्र सरकार को सपोर्ट करते थे तो आज उनको बेल मिल गई, लेकिन एक ऑर्डिनरी पत्रकार अगर यही काम करता तो वो बेचारा जूझता रहता, उसको बेल कभी नहीं मिलती। और ऐसे सैकड़ों पत्रकार आज घूम रहे हैं जिनके खिलाफ, जिनके ट्वीट्स के खिलाफ एक्शंस लिए गए, जिनको जेल भी भेज दिया गया है, तो कोई सरकार सुध नहीं ले रही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक गजट नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि ये लिखा गया कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो नियम है और जिसमें जिस दायरे में सारे टीवी चैनल्स और अखबार आते हैं, तो उसमें एक इंसर्ट किया गया है एक क्लॉज जिसके तहत अब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स वो भी अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगी। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं, अब आपको बता दें कि अभी पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया था कि जिस तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो बहुत ही भद्दा है, वो बहुत ही वल्गर है, जिस पर केंद्र सरकार से उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि कम से कम 17 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो सेल्फ रेगुलेशन कोड को साइन करेंगे। उन्होंने साइन भी किया, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उसको खारिज कर दिया। ये सेल्फ रेगुलेशन कोड टीवी चैनल्स के लिए है, अखबारों के लिए है, लेकिन सोशल मीडिया के मामले में इसको खारिज कर दिया गया और आज ये कहा गया है कि अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। अब इस नोटिफिकेशन के हम क्या मायने लगाएं? इसके मायने ये है कि जब आप ओटीटी कंटेंट, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आप कंटेंट देखेंगे वो पहले जैसा नहीं होगा। पहले जैसा नहीं होगा का मतलब है कि जितनी भी चीजें आप पहले देखते थे, जो आपको लगता था कि आप आराम से बैठकर देख सकते हैं, वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि वो वल्गर है, तो वो सेंसरशिप में अब आएगा। वो भद्दा है क्योंकि आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, इसलिए उनको उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट स्टेज में कोई भी चीजें अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जाएंगी तो अब क्योंकि वो दायरे में है आईएनबी मिनिस्ट्री के, तो वो तुरंत खारिज कर देगा। आपको स्क्रिप्ट पे ही आपकी स्क्रिप्ट देखकर ही कह देगा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल दिखाने लायक ही नहीं है। तो आखिर आज जो देखने वाला है उसको जो चीजें देखनी है वो आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप दिखाएंगे क्या? आप क्या दिखाना चाहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें दिखाएंगे जो एक नॉर्मल टेलीविजन चैनल दिखाता है। तो नॉर्मल टेलीविजन चैनल पे ही अगर वो चीजें देखनी है और उसी की तरह ही चीजें देखनी है, तो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को उन्होंने पसंद करना क्यों शुरू किया? क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ा सा हटके था। उसमें पावर, लस्ट, सेक्स, बहुत सारी चीजें थी। बहुत लोग ये भी कहते थे कि नहीं, आप परिवारों के साथ वो उस कंटेंट को नहीं देख सकते, लेकिन उसमें हमेशा एक डिस्क्लेमर आता है। आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं देख सकते। आज सोशल मीडिया पूरा तमाम इस चीज से घिरा हुआ था। और जो लेकिन एक बड़ा सवाल जो सामने नजर आ रहा है कि क्या हम सेंसरशिप की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हमारी कंटेंट इंडस्ट्री को, जिसको एक क्रिएटिव इंडस्ट्री माना जाता है, क्या हम उसको खत्म करेंगे? और अगर खत्म करेंगे तो हम उस पर क्या दिखाएंगे? आप क्या सिर्फ रामायण, सिर्फ महाभारत, सिर्फ बाबा रामदेव, सिर्फ योगा, क्या सिर्फ आप यही चीजें दिखाओगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर? तो पब्लिक क्यों देखेगी? तो यानी कि कंटेंट इंडस्ट्री का खात्मा करने की कोशिश है। दूसरा कि हम एक सेंसरशिप, एक टेन्योर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कि कोई भी चीज हम देखना चाहेंगे तो जो हम देखना चाहेंगे उसे सरकार नहीं दिखाना चाहेगी। तो आप सरकार की मर्जी पर हैं कि जो सरकार चाहेगी वही आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बहाने एक कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है न्यूज डिजिटल मीडिया वेबसाइट्स पे भी। अब आपको बता दें कि तमाम तरीके की जो न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, एक बहुत ही क्रिटिकल जर्नलिज्म भी करते हैं। यानी कि एक इंडिपेंडेंट पत्रकारिता जिसमें आप न्यूट्रल तरीके से सरकार को भी घेरे में खड़े करते हैं, सरकार के ऊपर घेरा डालते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये चीजें पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस गजट नोटिफिकेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तो आपने ये कह दिया कि बहुत खराब कंटेंट दिखाते हैं, भद्दा है, परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। लेकिन जो न्यूज मीडिया, जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप इस दायरे में क्यों ला रहे थे? तो क्या वो सेल्फ रेगुलेशन कोड नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, अब हम सत्य हिंदी पर हैं। सत्य हिंदी एक बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसमें हम सरकार की तारीफ भी करते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को भी ठहराते हैं, रियल पत्रकारिता जो होती है हम वो करते हैं। लेकिन अगर आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ये चीजें आएंगी तो हमारे ऊपर कोई ना कोई केस कर दिया जाएगा कि आपने ये शब्द मोदी जी के लिए कैसे कह दिया, आपने ये शब्द केंद्र सरकार के लिए कैसे कह दिया। तो एक एक शब्द पे आपको घेरा जाएगा, उठाया जाएगा, आपके खिलाफ केस किया जाएगा या आपको समन किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं होगी। तो शिकंजा कसना, सेंसरशिप, इंडस्ट्री को खत्म करना, ये सारी चीजें इस गजट नोटिफिकेशन में आती हैं और इसको लेकर काफी शोर मच रहा है। सोशल मीडिया अगर आप उठा के देख लीजिए तो आज तरह तरह के ट्वीट्स लोगों ने लिखे हैं कि किस तरह से, बहुत लोगों ने तारीफ भी की है कि चलिए अब कम से कम वल्गर चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन काफी सारे लोगों ने इसको भी लिखा है कि हम एक कंट्रोल राज की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हर चीजें कंट्रोल की जाएंगी। हम क्या देखते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, सारी चीजें कंट्रोल होना चाहती हैं। और अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस चीज को कंट्रोल करेगा तो संभल कर रहिएगा कि आप डिजिटल मीडिया पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर या न्यूज प्लेटफॉर्म पर हम जैसे पत्रकार जो चीज बोलते हैं तो शायद अब सोच समझ के बोलना पड़ेगा। क्या हश्र हो सकता है ये पता नहीं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा।
आज का एजेंडा की 3 बड़ी स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 मेरा ट्विटर हैंडल है। और बताइएगा आपको मेरा फीडबैक कैसा लगा। बने रहिएगा satyhindi.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।